हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मिनरल थेरेपी। और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमेकेनिक्स का 7वां चैप्टर, बायोमेकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी। ये पेज नंबर 185 एंड द बुक इज़ सूजन जे हॉल। तो साथ साथ हम बुकिश लैंग्वेज भी जो है वो देखते चलेंगे। अब ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी में जो है शोल्डर जॉइंट, तो बायोमेकेनिकली शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, क्योंकि 5 आर्टिकुलेशन मिलके एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। एक सिंगल जो है वो शोल्डर जॉइंट है। वैसे प्योरली शोल्डर जॉइंट इज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो शोल्डर जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है बॉडी में, और इसमें 5 आर्टिकुलेशन आती हैं। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। जो ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन जैसे कि नाम ही बताते हैं, ग्लिनोह्यूमरल मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड केविटी ऑफ सॉकेट ऑफ द स्केपुला के दरमियान ये एक जॉइंट है जिसको जो कि प्योरली शोल्डर जॉइंट है। और उसकी नेचर जो है वो बॉल एंड सर्कल जॉइंट है, और मोस्ट फ्रीली मूवमेंट है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी। बाकी आर्टिकुलेशन को भी हम साथ साथ देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट से। स्टेनोक्लेविकुलर जो है, नाम इटसेल्फ अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो नाम बताता है स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच में एक जॉइंट है। तो जो स्टर्नम का पार्ट है मेन्यूब्रम, स्टर्नम इज अ चेस्ट बोन, तो उसके जो 3 पार्ट्स हैं, जो अपर पार्ट है उसका मेन्यूब्रम, उसके बीच में, और क्लेविकल कॉलर बोन का मीडियल एंड उसके दरमियान, और लास्टली कार्टिलेज ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब। ये तीनों मिल के जो है ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। दिस इज द स्टर्नम बोन एंड दिस इज द क्लेविकल। ये क्लेविकल का मीडियल हैंड है एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ये तीनों मिल के आपस में स्टर्नोक्लेविकुलर जो है वो जॉइंट बनाते हैं। प्रोक्सिमल हैंड क्लेविकल के या मिक्सिम। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द क्लेविकल articulate with the clavicular notch of the manubrium of the sternum and the cartilage of the first rib to form the sternoclavicular joint। ये जॉइंट वैसे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करता है फर्स्टली। सेकेंडली, शोल्डर जॉइंट पे भी अगर कोई भी हमने जो है वो मूवमेंट फुल अचीव करनी है, कोई भी एलिवेशन हो, फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो, एबडक्शन हो, या कोई भी जो है जो कि ओवरहेड मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे होनी है, तो इनकी मोबिलिटी या इनकी जो है वो मोबिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाइपोमोबाइल है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता होगा शोल्डर जॉइंट में, जो जिसको हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे वो उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जो इसका पार्ट होगा। This joint provide the major axis of rotation for the movement of the clavicle and scapula. Definitely, sternoclavicular joint modified ball and circle joint है, प्योर नहीं है ball and circle joint, जिसपे फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट जो है वो होती है, मतलब रोटेशन भी इसमें होती है। फाइब्रोकार्टिलेज आर्टिकुलर डिस्क होती है जो कि वर्क करता है एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन। डेफिनेटली जब हम लेट सपोज कोई वेट उठा के जब हम किसी हाइट से या ऐसे ही अगर जंप लगाते हैं, तो डेफिनेटली जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे बिल्कुल प्रेशर आता है, तो वहाँ पे डिस्क एंड जो है फाइब्रोकार्टिलेज अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाते हैं, क्योंकि क्लेविकल इज द मोस्ट फ्रैक्चर बोन स्पेशली फ्रॉम द मिड। इस पे रोटेशन भी होती है। रोटेशन एट द एसी जॉइंट स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट अकर ड्यूरिंग मोशन सच एज श्रगिंग ऑफ द शोल्डर। श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, जैसे हम शोल्डर्स अपने रेस करते हैं टूवर्ड अवर एयर्स, कानों की तरफ हम उठाते हैं, तो उसमें भी जो है स्टेनोक्लेविकुलर का पार्ट होता है। तो डेफिनेटली जब हम श्रगिंग करेंगे शोल्डर्स की, तो जो मीडियल हैंड है वो भी अपवर्ड मूवमेंट करता रहेगा। तो दूसरा इसकी क्लोज पे पोजीशन जो है वो मैक्सिमम शोल्डर एलिवेशन है। जो मैक्सिमम शोल्डर एलिवेशन, हम जिस तरह कोई भी चीज़ उठाएं या कोई भी नहीं, अपने बाजू को जब ओवर द हेड लेके जाते हैं, मैक्सिमम एलिवेशन में लेके जाते हैं, तो दिस इज द क्लोज बैक पोजीशन फॉर द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। इट मींस अगर किसी को जो है वो मैक्सिमम एलिवेशन में पेन होता है, या मैक्सिमम एलिवेशन में जो है वो कोई रुकावट है, तो डेफिनेटली हमारा माइंड जा सकता है टूवर्ड द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, कि उसकी कोई प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ से ये भी इंडिकेट करती है कि अगर किसी का स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो हाइपोमोबाइल है, या रिस्ट्रिक्टेड है, या डैमेज वगैरह है, तो उसकी मैक्सिमम एलिवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब ये भी नाम ही बताता है कि एक्रोमियन और क्लेविकुलर के दरमियान है। तो जो क्लेविकल का मीडियल एंड तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा, जो लेटरल हैंड है वो इसके साथ मिलेगा, किसके साथ? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के साथ, एंड टू फॉर्म और बनाएगा मिलके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला दैट आर्टिकुलेट विद द डिस्टल और लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल इज नोन एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। वैसे ये जो इसकी टाइप है जॉइंट की, वो इरेगुलर डायार्थरल जॉइंट है, क्योंकि इसका कोई रेगुलर फॉर्म नहीं मिलता। तो जॉइंट स्ट्रक्चर, और जिसमें जो मूवमेंट जो पॉसिबल है वो ऑल प्लेन मूवमेंट पॉसिबल है। मतलब अगेन, अगर शोल्डर की कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी मूवमेंट जो भी 6 मूवमेंट है, 3 प्लेन मूवमेंट जो भी पॉसिबल है, उसमें इनकी थोड़ी बहुत एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर है।
सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनाटॉमिकल वेरिएशन होती है एक्रोमिकुलर जॉइंट के फ्रॉम इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो शेप है या जो इसकी कह लें कि साइज़ है या स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। वैसे इसकी टोटल आज तक जो है 5 डिफरेंट जो है मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स जो है एक्रोमिकुलर जॉइंट की फाइंड आउट हो चुकी हैं, मतलब 5 डिफरेंट किस्म के जो है ये पाए जाते हैं। इस पे जो मेन मूवमेंट होती है वो रोटेशन मूवमेंट ऐसी जॉइंट पे होती है ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन सच लाइक स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट में, जिस तरह हमने पढ़ा था इस भी ये। लेकिन इसकी जो क्लोज पेक पोजीशन है वो ये थी कि आर्म जब तक 90 डिग्री एबडक्शन, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट में फुल एलिवेशन थी। अगर हम आर्म को जो वो 90 डिग्री तक एबडक्ट करेंगे तो जो है यहाँ तक, अगर हम आर्म को जो है वो 90 डिग्री तक एबडक्ट करते हैं, दिस इज़ 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री तक एबडक्ट करते हैं तो जो क्लोज पेक पोजीशन हो जाएगी एक्रोमिकुलर के लिए। इट मीन्स कल को अगर किसी को भी चोट लगती है और उसकी हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि इसकी जो पोजीशन थी वो 90 डिग्री जो है, शोल्डर जो है वो 90 डिग्री एबडक्टेड था और उसी कंडीशन में जो है वो उसने फॉल जो वो गिरा है, तो माइंड जा सकता है कि इसकी। कमिंग टू द नेक्स्ट, कोरेकोक्लेविकुलर नाम भी पता कि कोरेकॉइड और क्लेविकुलर के बीच में, तो क्लेविकल यहाँ पे 3 जॉइंट टोटल बना चुका है, स्टेनोक्लेविकुलर, एक्रोमिकुलर एंड लास्ट इज द कोरेकॉइड। तो कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, उसको भी हम देखेंगे। कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो है वो क्लेविकल के साथ मिलकर एक एसेंट एस्मोसिस टाइप इसकी जो है, और बनता कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और इन्फीरियर सरफेस ऑफ जो है क्लेविकल से मिलके ये बनता है। और दोनों की हम डायग्राम देखेंगे तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एज सच कुछ नहीं है, बस इसका टाइप याद रखना है कि सिंडेस्मसिस टाइप है और बनता किसके दरमियान। अगेन ये वर्क करता है एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन। और क्लेविकल का जो इन्फीरियर सरफेस है, ये देखें ये इन्फीरियर सरफेस है, यहाँ पे ये कोरेकॉइड के साथ थ्रू लिगामेंट, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियर इन्फीरियर वगैरह, ये मिल के ही आपस में इसी ही जो है रिलेशनशिप या इसी जो है जॉइंट को जो है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहा जाता है। वेल, इसकी एज सच कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन ये आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट के तौर पे जो है वो सपोर्ट करता है फुल जितने भी शोल्डर की मूवमेंट्स है उसमें जस्ट, तो इस एसेसरी कह सकते हैं इसको। नाउ कमिंग टू द ग्लेनोहेमेरल जॉइंट, जो कि एक प्योरली शोल्डर जॉइंट है और मोस्ट फ्रीली है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट तो इसमें मोस्टली मूवमेंट जो है ना वो हर प्लेन में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। ग्लिनोह्यूमरल, ग्लिनो नाम ही बताता है, ग्लिनोह्यूमरल हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड जो है वो कैविटी है, सॉकेट है, किसका पार्ट है अपना स्कैपुला का। तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज मोस्ट फ्रीली जॉइंट जो कि हर मूवमेंट को पॉसिबल, 6 मूवमेंट जितनी में इनफैक्ट सैक्रम इज आल्सो पॉसिबल, वो है इसमें पॉसिबल है। अब इसमें आर्टिकुलेशन हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ ह्यूमरस है जो कि 3 to 4 टाइम्स जो है वो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया शेलो होता है एज कम्पेयर टू द ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड फोसा, और वो किसका पार्ट है, स्कैपुला का, जिससे ये आर्टिकुलेट 2/3 अमूमन ये आर्टिकुलेट करता है। ग्लिनोइड फोसा जो है वो एक लेस कर्व्ड है और टिल्टेड होता है एंटीरियरली एंड लेटरली फॉर टू प्रोवाइड ग्लिनोइड जो आगे की तरफ टिल्टेड होता है और लेटरली होता है, उसका रीज़न मेनली यही होता है कि डिफरेंट ओवरहेड मूवमेंट में, एलिवेशन एंड एबडक्शन में हेड जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर जो है आगे पीछे होता रहता है, इसीलिए उसने उसको फुल कवर नहीं किया। अगर एक जॉइंट जो है फुल कवर, सॉकेट जो है कवर कर ले तो उस हेड को जो एक लिमिट, एक डिग्री तक उसको जाने देगा, मजीद नहीं जाने देगा। इसीलिए जो सिर्फ कुछ पार्ट ही हेड ऑफ ह्यूमरस का जो है वो सॉकेट के अंदर है, बाकी बाहर है, बिकॉज ऑफ द मोर मूवमेंट्स दैट ह्यूमन बॉडी वॉन्ट्स। वेल, तो अक्रॉस द सरफेस और उसके सराउंड में एक कैप्सूल भी होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो दिस इज द ग्लिनोइड जो है वो सॉकेट है, जो ग्लिनोइड केविटी, ग्लिनोइड फोसा मेडिकल टर्म में, और इसके साथ ही हेड ऑफ जो अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है। अगर ये पूरा इस सॉकेट के अंदर जो है वो चला जाता तो डेफिनेटली मूवमेंट जो वो पॉसिबल ना होती। तो ये बाहर होने की वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एंड एंगुलेशन ऑफ ग्लिनोइड फोसा। वेल, ये फोसा जो है एक शेप केविटी है जो कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन, ये उसके बारे में लिखा हुआ कि इसकी जो एनाटॉमिकल शेप्स हैं वो वेरी करती है। लास्ट ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरल हेड ऑन द ग्लिनोइड फोसा, दे आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम ऑफ रेंज ऑफ मोशन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एंड एंगुलेशन ऑफ द glenoid fossa. Muscle force during the active, they tend to limit the range of motion at the shoulder, thereby limiting the humeral translation that occurs. जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रोटेटर कफ मसल को, जिसमें सबस्कैपुलर सिट का फार्मूला जो आता है, सिट सबस्कैपुलर एस फॉर जो है सबस्कैपुलर सप्रास्पेनिटस, इंफ्रास्पेनिटस, टीरिस माइनर एंड सबस्कैपुलर। जब भी जैसे कि लेट्स सपोज दीज आर द लिगामेंट्स, अगर हम मसल्स को देखें, आगे मसल्स को पढ़ेंगे, ये मसल्स जब भी कोई भी मूवमेंट ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पे जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे ही वो परफॉर्म
मूवमेंट हम इनिशिएट करते हैं, मसल्स को जो मैसेजेस जाते हैं, सबसे पहले जो मसल काम करता है बिफोर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट से पहले जो वो काम करता है वो ये करता है कि ह्यूमरल हेड को पकड़ के वो सॉकेट में फिक्स कर देता है ताकि कोई डिसलोकेशन वगैरह ना हो। तो ये बेसिक फंक्शन है एक रोटेटर कफ मसल का, या इसके हम उनको आगे से मसल्स में पढ़ेंगे। वेल, ग्लिनोइड फोसा जो है इनसर्कल्ड होता है बाय ग्लिनोइड लेब्रम। लेब्रम जो है वो बेसिकली एक रिम ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है जो कि ग्लिनोइड फोसा की पेरीफ्री मतलब सराउंडिंग में जो है वो उसके बराबर में अवेलेबल होता है, और क्या करता है मेनली वो स्टेबिलिटी जो है वो देता है। और रोटेटर कफ मसल्स क्या है कि वो टेंडेंस हैं, सब सिट का फार्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, सब स्केपुलर सप्रेसमेंटिस इन्फेरेंट टीरिस माइंडेड। यहाँ से सब स्केपुलरिस, सिर्फ सब स्केपुलरिस जो है वो मीडियल रोटेटर है, बाकी जो तीन है वो लेटरल रोटेटर, और जो सप्रेसमेंटिस है वो एबडक्टर भी है। वेल, उसको हम मूवमेंट में डिस्कस करेंगे। अब ग्लिनोइड फोसा को जो इनसर्कल किया हुआ ग्लिनोइड लेब्रम ने, जो कि एक रिम ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है और स्टेबिलिटी मेनली देती है। दिस रिम ऑफ डेंस कोलेजन टिश्यू ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन है, उसकी शक्ल के बारे में लिखा हुआ, और एट क्या करता है वो अटैचिव जो स्टेबिलिटी देता है, और दूसरा ये डीपन करता है। डीपन करता है मतलब उसको मोर नेरो या मोर जो कह लें कि एक किस्म का जो गहराई होती है किसी चीज़ की, एबंडेंस होता है जो चीज़ होती है उसको, ताकि एक प्रॉपर स्टेबिलिटी और प्रॉपर जो है वो ग्रिप हो सके। अब टेंडन ऑफ फोर मसल्स जिसको हम रोटेटर कफ मसल्स में पढ़ेंगे, जो है मिलके इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जब भी जिनमें से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले ये ह्यूमरल हेड को जो है वो फिक्स कर देंगे और मूवमेंट पॉसिबल है। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ये यहाँ पे ये पॉइंट लिखी हुई है, टेंशन एंड रोटेटर कफ मसल पुल द हेड ऑफ ह्यूमरस टुवर्ड द ग्लिनोइड फोसा एंड देन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जॉइंट्स मिनिमल स्टेबिलिटी। तो ये सारा उसमें बहरहाल मेंशन है। कमिंग टू द लास्ट फिफ्थ जो है वो जॉइंट जो कि है स्केपुलोथोरेसिक। एक चीज़ बता दूँ, स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। स्केपुला थोरेसिक जॉइंट एक इमेजनरी जो है वो ड्रॉ किया गया है, जैसे कि नाम बता रहा है कि स्केपुला और थोरेसिक के दरमियान, तो जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला है और जो थोरेसिक है, या कोई भी पूरी स्केपुला और जो है थोरेसिक के दरमियान एक इमेजनरी जो है वो रिलेशनशिप शो किया गया, उसी रिलेशनशिप को इन्होंने जो है जॉइंट का नाम दिया है। अब स्केपुलो थोरेसिक जॉइंट को समझने के लिए स्केपुलो ह्यूमरल रिदम को समझना बहुत ज़रूरी है। स्केपुलो ह्यूमरल रिदम जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है स्केपुला और ह्यूमरस के दरमियान। तो स्केपुलर ह्यूमरल रिदम जो है एक रिलेशनशिप शो करता है। ये कहता है कि जो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट अगर ह्यूमरस पे हो रही है, कोई भी मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे अगर हो रही है, तो स्केपुला की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो थोड़ी या ज़्यादा, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन स्केपुलर ह्यूमरल रिदम कहलाती है। तो व्हाट इज द स्केपुलर ह्यूमरल रिदम? ये एक बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन द स्केपुला एंड द ह्यूमरस, जो कि डिस्क्राइब करता है कि ऑल द मूवमेंट्स अकरिंग एट द शोल्डर जॉइंट दे मस्ट हैव अ लिटिल और मोर कंट्रीब्यूशन बाय द स्केपुला। तो स्केपुला की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन उसमें ज़रूर होती है इन ऑर्डर टू अचीव फुल रेंज, इन ऑर्डर टू अचीव फुल रेंज एट द शोल्डर जॉइंट। दिस इज द स्केपुलर ह्यूमरल रिदम। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है बेसिकली। तो स्केपुलर थोरेसिक जॉइंट एक इमेजिनरी जॉइंट बनाया गया है जो कि बेसिकली रीजन है बिटवीन द एंटीरियर स्केपुला एंड थोरेसिक वॉल के दरमियान, एंड यही इसको जो है फिफ्थ जॉइंट है शोल्डर कॉम्प्लेक्स का। अब इसमें मसल्स जो है वो मेनली स्केपुलर मसल्स हैं जो कि स्केपुला से निकलते हैं शोल्डर की तरफ जा रहे हैं, या शोल्डर से या वाइस वर्सा। तो स्केपुलर मसल्स के बारे में लिखा गया है। स्केपुलर मसल्स जितने भी हैं, या वो मसल जो कि स्टेबलाइज करते हैं शोल्डर रीजन को, उनके मेनली दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली दे कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। जब भी हम कोई वेट उठाते हैं हाथ से या कोई भी मूवमेंट करते हैं शोल्डर से, तो जो स्केपुलर मसल्स हैं सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होके, जो वो मसल जो स्केपुला से निकल के शोल्डर में जा रहे हैं, वो मसल सबसे पहले स्केपुला को स्टेबलाइज करते हैं, जिस तरह हमने रोटेटर कफ का शोल्डर में पढ़ा था। तो सबसे पहले वो स्केपुला में कॉन्ट्रैक्ट होकर स्केपुला को स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद ही कोई परफॉर्म होगा। लेट्स सपोज जब हम कोई, जिस तरह बेसबॉल पिचिंग होती है या कोई बॉल को जब हम थ्रो करते हैं या बॉलर बॉलिंग कराता है, तो उसमें वो मूवमेंट जिसमें स्केपुला और शोल्डर दोनों मूव हो रहे हों, तो उसमें सबसे पहले स्केपुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर स्केपुला को स्टेबलाइज करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सूट केस इज लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर, जब हम कोई ब्रीफ केस वगैरह उठाते हैं फ्लोर से, तो लेवेटर स्केपुली और ट्रेपेजियस मसल जो कि हमारे नेक से निकल के शोल्डर और स्केपुला पे अटैच होते हैं, दे डेवलप अ टेंशन टू सपोर्ट द स्केपुला। सबसे पहले वो उसको सपोर्ट करते हैं। इन टर्न द एंटायर शोल्डर थ्रू द एक्रोमियोक्यूलर जॉइंट्स। सेकंड जो इसका, ये फर्स्ट फंक्शन है कि वो स्टेबलाइज करते हैं, तो ये स्केपुलर मसल का फंक्शन है। सेकेंडली वो क्या करते हैं, जो स्केपुलर मसल्स फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को। लेट सपोज जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह हम कोई ब्रीफ केस उठा के चलते हैं, तो हमारे जो बाजू स्विंग है, या किसी हम बॉल को थ्रो जब करते हैं, जिस तरह वो एथलीट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, या हम ही अब कोई नॉर्मल पर्सनस भी अगर अप्लाई करता है, तो वो किसी चीज़ को
उठा के अगर वो थ्रो करता है, फेंकता है कहीं दूर, तो स्केपुलर मसल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होकर स्केपुला को स्टेबलाइज करते हैं। सेकेंडली वो उसको थ्रो करने में भी फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑल द शोल्डर मूवमेंट्स हैविंग लिटिल और मोर कंट्रीब्यूशन बाय द स्केपुला। तो दिस इज स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट और स्केपुलोफेमोरल रिदम। अब हम आ जाते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो कैसे है, मतलब कितना है। 30 डिग्री तक, मतलब 30 डिग्री, जो भी ये 90 डिग्री जिससे यहाँ पे मेंशन है, अगर हमें कोई भी मूवमेंट जो है 30 डिग्री तक हो, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट है और ये इसकी लाइन है, ये 30 डिग्री है। मिसाल 30 डिग्री तक शोल्डर ये एबडक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर 30 डिग्री तक शोल्डर की अगर मूवमेंट होगी, 30 डिग्री ऑफ एबडक्शन या कोई भी मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे हमने एबडक्शन मेंशन किया है, तो जो स्केपुला की कंट्रीब्यूशन होगी वो बिल्कुल कम होगी, 1/5 होगी। मतलब 30 का जो है वो कह लें कि 1/5 या 5वां हिस्सा कह लो, मतलब 6 डिग्री राउंड अबाउट होगी, सिर्फ जो है 6 डिग्री। ओनली 6 डिग्री स्केपुला जो है वो कंट्रीब्यूट करती है व्हेन शोल्डर एबडक्ट्स अप टू 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन उसके बाद, और जैसे कि मैंने बताया ओवरहेड में इसका मेन रोल है, जैसे ही 30 से प्रोसीड करती है तो स्केपुला जो रोटेट करती है 1 डिग्री फॉर एवरी 2 डिग्री मूवमेंट। अब जैसे ही 30 से हम ऑनवर्ड हो गए, एबडक्शन हो या कोई भी मूवमेंट हो, 30 से ऑनवर्ड हो गए, तो एवरी 1 डिग्री टू 2 डिग्री ऑफ मूवमेंट, कहने से मुराद कि उसके बाद उसका 50-50% हो जाता है कि जितनी भी डिग्री जो है वो कंट्रीब्यूट होगी किसकी, अपना शोल्डर पे मूवमेंट होगी, 2 डिग्री भी, अगर मैं 30 के बाद की बात कर रहा हूँ, 30 के बाद अगर कोई भी शोल्डर ज्वाइंट पे मूवमेंट हो रही है, 30 के बाद 2 डिग्री मूवमेंट होगी ना, तो उस पे उनमें से उस 2 में से 1 डिग्री मूवमेंट जो है वो स्केपुला की होगी, कंट्रीब्यूशन है वो स्केपुला की होगी। इट मीन्स अगर 30 से हम 32 की तरफ अगर हम जाएंगे, यहाँ तक 30 डिग्री में कितनी कंट्रीब्यूशन है, ओनली 6 डिग्री कंट्रीब्यूशन बाय द स्केपुला इन अ 30 डिग्री ऑफ एबडक्शन। अब इसके बाद जब हम 32 तक पहुँचेंगे ना, 32 तक, तो जो स्केपुला की कंट्रीब्यूशन होगी वो 7 डिग्री तक हो जाएगी, क्योंकि 6 डिग्री ये ऑलरेडी और 1 डिग्री जो है एंड, क्योंकि 2 डिग्री उसके बाद 34, तो ये हो जाएगी 8। तो एवरी 1 डिग्री कंट्रीब्यूशन जो है वो स्केपुला की हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू द 2 डिग्री ऑफ मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट। तो ये स्केपुलोफेमोरल रिदम है। आई जो है आई रिपीट कि व्हाट इज द स्केपुलोफेमोरल रिदम। स्केपुलोफेमोरल रिदम एक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द स्केपुला एंड द ह्यूमरस। इट मीन्स कहता क्या है, वो ये कहता है कि every movement occurring at the shoulder joint have a little or more contribution by the scapula। मीन्स कोई भी मूवमेंट इसके शोल्डर पे हो रही हो उसमें स्केपुला की थोड़ी या बहुत कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि 30 डिग्री से 30 डिग्री तक कोई भी अगर एलिवेशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, कोई भी मूवमेंट 30 डिग्री की हो रही हो शोल्डर जॉइंट पे, उस पर जो स्केपुला की कंट्रीब्यूशन ओनली 1/5 है उसका, मतलब 30 डिग्री का 1/5 राउंड अबाउट 6 डिग्री होता है। लेकिन 30 के बाद जितना भी होगा, जितनी भी मूवमेंट होगी, जित 2 डिग्री मूवमेंट होगी उसका 1 डिग्री पर जो है वो मूवमेंट होगी स्केपुला की। मतलब 30 के बाद 2 डिग्री तक भी अगर कोई जॉइंट मूवमेंट करता है किसी भी शोल्डर जॉइंट पे, किसी भी प्लेन में कोई भी मूवमेंट हो रही हो, तो एवरी 2 डिग्री हैज़ 1 डिग्री कंट्रीब्यूशन बाय द स्केपुला। दिस इज द स्केपुलोह्यूमरल रिदम। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिग्री ऑफ ह्यूमरल एलिवेशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्केपुला इज ओनली 1/5 that of glenohumeral joint. As elevation proceed beyond the 30 degree, scapula approximately 1 degree for every 2 degree movement of the humerus। ये उसका रिलेशनशिप बता रहा है। दिस इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्केपुला एंड द ह्यूमरल मूवमेंट इज नोन एज स्केपुलोह्यूमरल रिदम, जो कि एनेबल करता है मच ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन एट द शोल्डर देन द स्केपुला आर फिक्स्ड। इट मीन्स अगर हम स्केपुला को फिक्स कर दें, स्केपुला को अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो जो मूवमेंट होगी तो शोल्डर जॉइंट पे होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन फुल मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, फुल रेंज, क्योंकि ओवरहेड एबडक्शन में बियॉन्ड द 30 डिग्री देयर इज मोर कंट्रीब्यूशन बाय द स्केपुला रादर देन बिफोर 30। सेकेंडली, ये था स्केपुलोह्यूमरल रिदम। फ्रोजन शोल्डर में रिवर्स हो जाता है। अब ये स्केपुलोह्यूमरल रिदम क्या कहता है कि स्केपुला की कंट्रीब्यूशन बता रहा है इनके विथ रेस्पेक्ट टू द ह्यूमरस मूवमेंट, विद रेस्पेक्ट टू द शोल्डर मूवमेंट। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन स्केपुलोह्यूमरल रिदम की निकाल सकते हैं कि स्केपुला रोटेट्स लेस देन द शोल्डर जॉइंट। मतलब हर शोल्डर, जैसे कि हमने 1:2 रेशो देखा कि 30 डिग्री में सिर्फ 6 डिग्री जो है कंट्रीब्यूशन है, तो ये बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। तो ये चीज़ यहाँ से एक इंडिकेट करती है कि व्हाट इज द स्केपुलोह्यूमरल रिदम, की मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्केपुला विथ रेस्पेक्ट टू द शोल्डर जॉइंट मूवमेंट या ग्लिनोह्यूमरल मूवमेंट इज लेस। ये है स्केपुलोह्यूमरल रिदम। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है।
रिवर्स स्केपुलोह्यूमरल रिदम में क्या होता है कि स्केपुला कंट्रीब्यूट्स मोर देन द, मतलब स्केपुला रोटेट्स, स्केपुला मूव्स मोर देन द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। तो ये जो रेशियो है ये उलट हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री में जो रिलेशनशिप 6 डिग्री है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 या 15, लेकिन scapula moves more, scapula contribute more in case of shoulder movement, and this is reverse scapulohumeral rhythm, reverse scapulohumeral rhythm, SHR scapulohumeral rhythm। और ये किस में जो है वो क्या कहला, किसकी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बेसिकली अपना फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि शोल्डर जो है कम मूव करता है, स्केपुला ज़्यादा मूव करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडहियन बिटवीन द स्केपुला एंड द ह्यूमरस। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द स्केपुलोह्यूमरल रिदम। और ये दिस वाज द फिफ्थ जॉइंट